गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो रिएक्शन मैकेनिज्म। लॉकडाउन से पहले हम लोग 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा समाप्त कर चुके थे, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी जिसको आप रिएक्शन मैकेनिज्म 1 कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन समाप्त हो चुका था, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल समाप्त हो चुका था। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ कुछ चीज बच गया था, जैसे कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन तीनों पार्ट को हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपका पहले ही काफ़ी पीछे हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि सिलेबस को पहले आगे बढ़ाएं। जो चीज़ आपका बच गया है केमिकल बॉन्डिंग में, उसको हम ऑफलाइन क्लास में संडे को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन भी आपका केमिकल बॉन्डिंग का बचा हुआ है असाइनमेंट का, उसको भी हम एक एक करके करा देंगे। आपका कुछ भी सिलेबस नहीं बचेगा। सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है 12th के सिलेबस में, तो हम चाहते हैं कि आपको पहले सिलेबस को आगे बढ़ा दें। इसलिए हम सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए 12th का रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब हम बताते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का दो तरीका है। या तो रिएक्शन मैकेनिज्म को आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू पढ़ें, या तो रिएक्शन को आप चैप्टर वाइज पढ़ें, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि सबसे पहले आप हेलोएल्केन्स, हेलोइरिन्स पढ़ें, फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ें, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ें, अमाइंस पढ़ें। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको परेशानी होगा कि आप कंसेप्चुअली बिल्ड नहीं हो पाएंगे। आपको चीजें लगे समाप्त होते जा रहा है, लेकिन आप कंसेप्चुअली पूरे तरीके से बिल्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन बनाने में आपको काफी परेशानी होगी। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू पढ़ने से आपको इनिशियल स्टेज में शायद लगे कि अभी चैप्टर मेरा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जब आप 1-2 रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, फिर रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, तब आपको लगा कि लगभग सारा का सारा रिएक्शन समाप्त हो चुका है। और आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आप काफी कंसेप्चुअली बिल्ड होंगे। आपको क्वेश्चन बनाने में काफी सहूलियत होगा। जैसे कि आप जे मेन का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, जे एडवांस का या उसका क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे, तो आप यदि रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू यदि रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी होगी। लेकिन यदि आप चैप्टर वाइज रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसलिए हम रिएक्शन को रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही पढ़ाते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो जीओसी में हम बात कर चुके हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट मेनली 6 टाइप का होता है: कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। जिसमें कि हम फ्री रेडिकल का कुछ कुछ रिएक्शन 11th के पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस, हैलोजिनेशन रिएक्शन। बहुत सारा रिएक्शन हम 11th में पढ़ा चुके हैं, जो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट का है। अब हम कार्बोकेटायन शुरू करना चाहते हैं, यानी कार्बोकेटायन शुरू करने में रिएक्शन मैकेनिज्म में, चाहे वह रिएक्शन हेलोएल्केन्स, हेलोइरिन्स का हो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर का हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, जिस भी चैप्टर का हो, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, उन सारे रिएक्शन को हम एक जगह पढ़ाएं, ताकि आपको पता चले, रिएक्शन आपको दिखे कि हाँ कौन सा रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता चलेगा तभी आप क्वेश्चन को सहूलियत से बना पाएंगे। क्योंकि कार्बोकेटायन आपको पता चलेगा कि अच्छा कार्बोकेटायन बना है इस रिएक्शन में, तो कार्बोकेटायन का क्या क्या होना चाहिए। कार्बोकेटायन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, रीअरेंज होता है, तो आपको दिखेगा, तब आप रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के फीचर्स के बारे में हम जीओसी में बात कर चुके हैं एक बार, कि कार्बोकेटायन का क्या क्या फीचर्स होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि 2 तरीके का फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो आपको बताए थे कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा होता है, क्योंकि हेटेरो का मतलब डिफरेंट और फ्यूजन का मतलब टूटना। यदि बॉन्ड का बंटवारा समान तरीके से हो तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और अब जानते हैं कि कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। और कार्बन पे प्लस चार्ज आने का मतलब है कि कार्बन पे प्लस चार्ज आने का मतलब है कार्बन किसी के ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का रहा होगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले गया होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी बॉन्ड का बंटवारा समान तरीके से हुआ। इस प्रकार के फ्यूजन को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हम बताए थे कि कार्बोकेटायन जो है 4 बॉन्ड बना चुका था, पहले 4 बॉन्ड बनाया था। कार्बन आप जानते हैं कि जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, किसी एक के साथ जुड़ा हुआ होगा। 4 बॉन्ड बनाया, 4 में से
इलेक्ट्रॉन लेके चला गया क्लोरीन 2, तो बच गया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तब 3 बॉन्ड बच गया। 3 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 में से 2 लेके चला गया क्लोरीन, बच गया कितना, 6। यानी कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। दूसरा चीज हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कार्बोकेटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो कार्बोकेटायन आपका बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी 3 सिग्मा है, 4 सिग्मा से 1 सिग्मा तो चला गया, अब बच गया 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब 3 हाइब्रिड, 3 सिग्मा का मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी सबसे पहले हम इसको देंगे, फिर किसको देंगे, पी को देंगे, sp2, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया कार्बोकेटायन का sp2। ज्योमेट्री की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल की बात यहाँ पर हम करें तो लोन पेयर नहीं होने की वजह से बॉन्ड एंगल इसका होगा 120 डिग्री। अब एक टर्म रह गया कि आपका कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, तो बताए थे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का, एक प्लस आई, दूसरा माइनस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का, माइनस आई का काम इलेक्ट्रॉन लेने का। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा, यानी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने वाला होगा प्लस आई ग्रुप। यानी कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी के टर्म में। यहाँ तक हम जीओसी में हम बात कर चुके हैं, हम यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं, इतना आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ से आगे देखें, यानी अभी हम बात करें कि कार्बोकेटायन जो है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है। sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी प्लेनर ज्योमेट्री होने के वजह से कार्बोकेटायन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का, तो रिएक्शन में कार्बोकेटायन पर वही आके अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आके कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है। तो जो अटैक करने वाला होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बोकेटायन पर आके अटैक करेगा, तो अटैकिंग करने का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कार्बोकेटायन है C प्लस H C प्लस H, यानी कार्बोकेटायन है। तो अटैकिंग कैसा ज्योमेट्री है, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएगा, मान लीजिए OH माइनस आ रहा है, OH माइनस कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि न्यूट्रल स्टेज में रहे, तो वो ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज देना चाहेगा, तो जैसे ही देगा किसको देगा, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी, तो कैसा व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, OH माइनस आगे इसके ऊपर आके अटैक करेगा। जैसे ही आके अटैक करेगा, अब देखें तो CH और OH, यानी कहता है कि कार्बोकेटायन का प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से OH माइनस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, क्योंकि OH माइनस जो है कार्बोकेटायन जो है प्लेनर ज्योमेट्री है, तो OH माइनस ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा। जैसे H के जगह हम किसी दूसरे एटम को रखते हैं, जैसे रखते हैं CHCl
Br और OH। जैसे 2H की जगह हम Cl और Br की बात कर रहे हैं, सॉरी CH Cl OH और Br। जैसे ही आके अटैक करेगा जैसे ही आकर अटैक करेगा तो 2 हाइड्रोजन के जगह हम क्लोरीन को रखते हैं तो कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उस पर लगा हुआ चारों चीज अलग अलग है, चारों एटम अलग अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उस पर लगा हुआ चारों एटम या ग्रुप अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के लिए हम आपको आइसोमरिज्म में बता चुके हैं क्या क्या कंडीशंस है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशंस है कि मेनली 2 ही कंडीशंस है कि ऐसे 4 है, पीओएस, सीओएस, एओएस और एएओएस कि चारों का चारों एब्सेंट होना चाहिए। लेकिन हम लास्ट में आपको बताए थे कि 2 से ही काम चल जाएगा। पीओएस और सीओएस यदि किसी कंपाउंड में एब्सेंट है तो कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, कोई एक भी प्रेजेंट हो गया तो कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पीओएस भी एब्सेंट है और सीओएस भी एब्सेंट है, यानी पीओएस भी एब्सेंट है और सीओएस भी एब्सेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब बताए थे कि एक कायरल कार्बन हो और यदि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का इनेंशियोमर्स कहलाता है। एक बार आप 4th प्रायोरिटी ग्रुप को रखेंगे वर्टिकल पे और एक बार 4th प्रायोरिटी ग्रुप को रखेंगे हॉरिजॉन्टल पे, तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, दूसरे बार कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस। आइसोमरिज्म में हम आर और इस कॉन्फ़िगरेशन का बात किए हुए हैं कि 4th प्रायोरिटी ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल पे आएगा और यदि 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे जाएगा तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आएगा। और यदि एक कायरल कार्बन हो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो तो दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर्स कहलाता है। यानी यहाँ से हम क्या सीखे कि कार्बोकेटायन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होने के वजह से इसका ज्योमेट्री होगा प्लेनर। प्लेनर होने की वजह से इस पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आके अटैक करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे ही आके अटैक करेगा कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा और कायरल कार्बन जो है आपका इनेंशियोमर का फॉर्मेशन कर देगा। लिखिए पहले, नोट करके लिखिए। सिंस कार्बोकेटायन इज sp2 hybridized, that is planar, so it can be attacked by electron rich species from both sides of plane. After attack it generate a chiral center, then enantiomer will get formed. Since carbocation is sp2 hybridized, that in planar, so it can be attacked by electron rich species from both sides of plane. After attack it generate a chiral center, then enantiomer will get formed. अब आगे हम जानते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। कुछ बेसिक चीज है जो कि पहले हम कार्बोकेटायन को शुरुआत करने से पहले ही हम कुछ बेसिक चीज को हम क्लियर करते चलते हैं, ताकि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, कार्बोकेटायन का रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आप बेसिक चीज के बारे में सारा जानकारी ले लें। अब दूसरा चीज हम जानना चाहते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होता है सर। तो कहता है कि किसी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में, किसी हेट्रोलिटिक रिएक्शन में कोई एटम या ग्रुप बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, उसी को हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। देखिए पहले इसको, A living group is an atom or group. A living group is an atom or group of atom which in a heterolytic bond fusion, living taking an electron pair from the covalent bond. एग्जाम्पल में लिख लें, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NSO माइनस। यानी देखिए कहता है किसी भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन में
कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, कोई एटम या ग्रुप होगा लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसी को क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। यानी आपका लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने की बात कर रहा है, यानी रिएक्शन में जुड़ा होगा दो पार्ट, जैसे कि CH Br OH NH2। अब जानते हैं कि जनरली जो है कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा बना नहीं सकता। अब कोई मान लीजिए रिएक्शन, हम रिएक्शन में बात कर रहे हैं, तो कोई बाहर से आके स्पीसीज अटैक करने वाला है, बाहर से जाके जैसे ही अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो किसी ना किसी को यहाँ से बाहर होना पड़ेगा। अब बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक दूसरे का। बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होने की बात का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके बाहर होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का लेके बाहर होगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा निगेटिव चार्ज। तो कहता है कि कोई लिविंग ग्रुप जो है, जनरली जो है लिविंग ग्रुप जो है आपका एनायनिक फॉर्म में रहेगा, जैसे Cl-, Br-, OH-, NH2-, सब लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रहेगा। तो हम आगे सीखते हैं कि अच्छा, ये तो डिफिनीशन का बात हो गया। हम पहचानेंगे कि एक कार्बन के अबाउट 4 ग्रुप लगा हुआ है, चारों यदि सेम है तो कंफ्यूजन नहीं कि किसको बाहर करें, किसी एक को बाहर कर देंगे। कोई बाहर से आके अटैकिंग ग्रुप जो होगा, तो जैसे ही बाहर से आके अटैक करेगा तब किसी एक एटम या ग्रुप को वहां से उठा के बाहर कर देंगे, यदि सेम लगा हुआ हो कार्बन के अबाउट तो। लेकिन यदि कार्बन से लगा हुआ चारों ग्रुप यदि अलग अलग हो, बाहर से कोई अटैकिंग स्पीसीज आ रहा है, तो किसको बाहर करें, कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा, कौन बेहतर लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो कहता है कि वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जितना जल्दी करेगा तो बढ़िया बेस कहलाएगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा स्टेबिलिटी की वजह से, वो वीक बेस कहलाएगा। जब वीक बेस होगा वही गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। यानी कहता है वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप और कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। दोनों टर्म को समझे। कहता है वीक बेस, दोनों एक ही टर्म है लेकिन आप दोनों को समझे। वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप और कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। हम आपको बताए थे कि एसिड का मतलब क्या होता है, H+ का त्याग करना, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होगा, जो अपने H+ का त्याग जितना जल्दी करेगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। अब HF, HCl, HBr, HI में बात करें कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो जो अपने H+ का त्याग जितना जल्दी करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। जैसे देखें, जैसे है HF, HCl, HBr और HI। जैसे इधर तो हाइड्रोजन समान ही है, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो ये चारों में एसिडिक नेचर निकालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इधर हाइड्रोजन समान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों एक ग्रुप का है। और अब आपको बताए थे कि जैसे HF, HCl, HBr, HI चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप का है। आप जानते हैं कि एसिडिक नेचर का मतलब H+ का त्याग करेगा तो H पे प्लस आएगा, और H पे प्लस आएगा प्लस F पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और किसी एसिड से H+ निकालने के बाद हम उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। कहता है कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। यानी कहता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो अपने H+ का त्याग जल्दी करेगा, और H+ तभी निकलेगा, H+ तभी छोड़ना चाहेगा जब H+ निकलने के बाद खुद ज्यादा स्टेबल नेचर का हो जाए। अब HF, HCl, HBr में यहाँ से कौन निकलेगा, H+ निकलने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा, Cl-, Br-, यहाँ क्या बच जाएगा, I-। ये सब क्या कहलाएगा, सबको क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है, कंजुगेट बेस। कहता है कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। यानी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H+ उतना जल्दी निकलेगा, जितना जल्दी H+ निकलेगा कंजुगेट बेस भी उतना जल्दी बनेगा। यानी और बनना तभी चाहेगा कंजुगेट बेस जल्दी, जिसके बनने के बाद ज्यादा स्टेबल नेचर का हो जाए।
और जितना जल्दी कंजुगेट बेस बनेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर भी होगा। यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन में आयोडीन जल्दी बनना चाहेगा, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं जीओसी में कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बिगर साइज ऑफ एटम, और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बड़े साइज के एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी HI जो है H प्लस जल्दी त्याग करेगा, क्योंकि I माइनस जो है ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा। इसलिए कहता है कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। इसी को दूसरा टर्म में हम घुमा के समझाते हैं, इसी को कहते हैं वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ऊपर से नीचे आ रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। और जो चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी नहीं करेगा। यानी बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। और यदि लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो कहता है कि वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस कौन है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। समझे कि कहता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज बड़े वाले यदि एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करे तब स्टेबिलिटी डिसाइडेड होता है साइज के अनुसार। यदि एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करे तो स्टेबिलिटी डिसाइडेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। तो यहाँ तो एलिमेंट जो है सेम, बाकी हाइड्रोजन तो इधर समान ही है, इधर एलिमेंट जो है सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहे साइज बढ़ रहा है, बड़े वाले साइज पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन है I माइनस। बेसिक नेचर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा F माइनस का। हम आपको बताएं कि वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, यानी आपका सबसे वीक बेस कौन है I माइनस, और जो वीक बेस होगा वही गुड लिविंग ग्रुप होगा। आप नीचे लिखिए अगले पॉइंट में, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप और कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर गुड लिविंग ग्रुप। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम सीखते हैं कि आखिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है कैसे कंपेयर करेंगे। 3-4 कंपाउंड दिया गया है कि हम पता कैसे करेंगे कि किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन में इसका जरूरत पड़ेगा। हम आपको भी जस्ट बात किए कि एक कार्बन से लगा हुआ चारों एटम या ग्रुप अलग अलग होगा तो आप किसको बाहर करेंगे, तो बाहर वही होगा जिसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा। यानी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होने का मतलब जो वीक बेस होगा उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए जैसे हम बात करें जैसे रहता कि NH2 माइनस, OH माइनस, CH3 माइनस। क्वेश्चन रहता कि कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्वेश्चन है कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी कि NH2 माइनस, OH माइनस, CH3 माइनस में किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों एक पीरियड का है, और पीरियड में स्टेबिलिटी डिसाइडेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर OH माइनस, तब होगा NH2 माइनस, और तब होगा CH3 माइनस। और जो चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, यानी बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा
OH ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करना चाहेगा, यानी वीक बेस कहलाएगा। यानी बेसिक नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा CH3-, तब करेगा NH2-, और तब करेगा OH-, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और इन तीनों में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी बेसिक नेचर की बात करें। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम कंपेयर करते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो कहता है कि वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, और OH- जो है वीक बेस है, क्योंकि स्टेबल होने के वजह से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, यानी वीक बेस है। जो वीक बेस होगा उसको लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा OH-, तब NH2-, और तब CH3-। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, जैसे रहता OH- और SH-, इन दोनों में लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना था। तो यहाँ तो हाइड्रोजन समान ही है, ऑक्सीजन और सल्फर है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है सेम ग्रुप का है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। और आप जानते हैं कि यदि एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करता है तो स्टेबिलिटी डिसाइडेड होता है साइज के अनुसार। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन बिगर साइज ऑफ एटम, और ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबल हो जाएगा SH-, ज्यादा स्टेबल होगा किससे? OH- से। और यदि बेसिक नेचर की बात करें तो जो चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तो बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। यानी बेसिक नेचर की बात करें तो आपका OH- का ज्यादा हो जाएगा किससे? SH- से। लेकिन यदि लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो कहता है कि वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, और सल्फर जो है साइज में बड़ा है तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, और जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा वो वीक बेस होगा। यानी SH- जो है वीक बेस है, और वीक बेस का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होता है, यानी SH- का ज्यादा हो जाएगा किससे? OH-। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि सर उसमें पिक्चर का क्वालिटी ठीक नहीं है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम उसी वीडियो को फिर से हम दोबारा अपलोड किए हैं। वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहता है, क्योंकि 25-30 मिनट के वीडियो में ही 4GB डेटा कंज्यूम हो जाता है, इससे वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। लेकिन वीडियो आपको डेली अपलोड हम करते जाएंगे, सिलेबस को एकदम रफ्तार में बढ़ाते जाएंगे। गुड बाय, तक।